नमस्कार आप सभी का। अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने विभिन्न माध्यमों के लेखन पर विस्तृत चर्चा की थी। आज हम पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। उससे पूर्व हमें यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि पत्रकारीय लेखन कहते किसे हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों तथा श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत संपादकीय, समाचार, आलेख रिपोर्ट आदि आते हैं। पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं जानने के पश्चात अब हम पत्रकारीय लेखन के प्रकार पर विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम खोजपरक पत्रकारिता पर चर्चा करते हैं। आखिर खोजपरक पत्रकारिता होता क्या है, इसे जासूसी पत्रकारिता क्यों कहते हैं, इस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। यह एक प्रकार की पत्रकारिता है जिसमें किसी विशिष्ट विषय पर गहराई से शोध किया जाता है। अब विशिष्ट विषय क्या हो सकता है? विशिष्ट विषय आप किसी अनसुलझी हत्या का रख सकते हैं, किसी अनसुलझे कहानी का रख सकते हैं, या कोई ऐसी घटना या किसी ऐसी विशेष वारदात जिसको कोई सुलझा नहीं पाया है। ये पत्रकारिता इस तरह के अनसुलझे चीज़ों को सुलझाती है, इसीलिए इसे जासूसी पत्रकारिता भी कहते हैं, खोजपरक पत्रकारिता भी कहते हैं। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। दूसरे पर हम चर्चा करेंगे वॉचडॉग पत्रकारिता। अक्सर परीक्षा में ये पूछा जाता है, जिस पर बच्चे काफ़ी ज़्यादा असमंजस की स्थिति में रहते हैं। सर, वॉचडॉग पत्रकारिता क्या होता है? वॉचडॉग पत्रकारिता एक तरह से सत्ता में बैठे जितने भी आप बड़े बड़े अधिकारी क्यों ना ले ले, बड़े बड़े नेता क्यों ना ले ले, जो दुरुपयोग करते हैं या कह सकते हैं भ्रष्टाचार करते हैं, उन सबके वारदात का पर्दाफाश करने का काम ये वॉचडॉग पत्रकारिता करती है, जो कि एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है हमारे समाज के लिए। ये खोजी पत्रकारिता एक रूप है जिसमें पत्रकार का प्राथमिक लक्ष्य सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह बनाए। ये पत्रकारिता अक्सर सत्ता के दुरुपयोग पर नज़र रखते हैं। आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से एक तरह का मतलब जासूसी तरीके का पत्रकार है, जो सत्ता में बैठे लोगों का पर्दाफाश करती है, उनके दुष्कर्मों का पर्दाफाश करती है, उनके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करती है। तीसरे नंबर पर एडवोकेसी पत्रकारिता, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये पत्रकारिता किसी विचारधारा, किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या की घटना में न्याय के लिए समाचार माध्यमों ने सक्रिय अभियान चलाया। कई चैनलों ने इसको अपना खास मुद्दा बनाया था। इस घटना को लेकर समाचार पत्र वालों ने बहुत सारे सरकार से सवाल पूछे थे, जैसे कहाँ सो रही थी हमारी सरकार, कहाँ सो रही है हमारी अदालतें। इस प्रकार के मुद्दे चलाए थे और जिनसे लोग तुरंत ही बहुत तादाद में जुटते चले गए और सरकारों की आंखें खुली। हम इस घटना से बिल्कुल वाकिफ़ है कि किस प्रकार से कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप के पश्चात उसकी हत्या कर दी गई। इतनी दर्दनाक, इतनी दयनीय, इतनी पीड़ादायक, इतनी हृदय विदारक घटना के बाद समाचार माध्यमों ने किस प्रकार से मुहिम छेड़ा, किस प्रकार से उन्होंने लोगों को भरी संख्या में जगाने का काम किया कि देश की बेटी के साथ ऐसा हुआ है। किस प्रकार से उस मुद्दे को उसने पूरी तरह से हाईलाइट किया, सरकारों से सवाल पूछने में मजबूर कर दिया। यही कार्य एडवोकेसी पत्रकारिता का होता है। इसका पूरा श्रेय एडवोकेसी पत्रकारिता को जाता है कि वो एक घटना को पूरे समाज में इस तरह से विस्तृत करता है कि अंत में सरकार को भी घुटने टेकने होते हैं। यही एडवोकेसी पत्रकारिता की खासियत होती है। हमने पढ़ा कि पत्रकारिता कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन अब हम पढ़ेंगे पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो पत्रकारिता था, ये पत्रकार है, ठीक है। तो पत्रकार तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले पूर्णकालिक पत्रकार। पूर्णकालिक पत्रकार कहने का तात्पर्य ये है, ये किसी भी समाचार संस्थान में नियमित रूप से वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये पंक्ति में कहा गया है वेतनभोगी कर्मचारी।
जिस प्रकार से वेतनभोगी कर्मचारी का सैलरी फिक्स होता है, ठीक उसी प्रकार से पूर्णकालिक पत्रकार का भी सैलरी फिक्स होता है जिस पे वो काम करता है। अब हम बात करेंगे अंशकालिक पत्रकार। अंशकालिक पत्रकार को स्ट्रिंगर भी कहते हैं। ये किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करता है। कॉन्ट्रेक्चुअल आप बोल सकते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करता है। काम खत्म होने के बाद वो फिर दूसरी जगह काम पकड़ लेता है। कहने का मतलब है इसको आप कॉन्ट्रेक्चुअल पत्रकार कह सकते हैं, स्ट्रिंगर भी कहते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार। ये अक्सर परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि फ्रीलांसर पत्रकार किसे कहते हैं। चलिए जानते हैं। ये पत्रकार भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए काम करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है जिससे जो चैनल वाला इससे पैसा देगा, मान लीजिए इसको एनडीटीवी एक भुगतान दे रही है कि खबर लिखने के लिए, तो वो अपनी खबर को एनडीटीवी को भेज सकता है, वो अपनी खबर को आज तक को भी भेज सकता है, वो अपनी खबर को रिपब्लिक भारत को भी भेज सकता है, वो अपनी खबर किसी भी न्यूज़ चैनल को भेज सकता है, किसी भी समाचार पत्र में संपादित होने के लिए भेज सकता है। एक भुगतान के आधार पर वो भुगतान पर ही कार्य करता है। फ्रीलांसर पत्रकार यही होते हैं जो एक निश्चित भुगतान के आधार पर ही कार्य करते हैं। ठीक है। इन डेप्थ रिपोर्ट, माफ करिएगा, यहाँ इसमें इसमें सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है और इसके आधार पर किसी घटना या समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। कहने का मतलब है कोई सूचना या आंकड़ा है जो सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है। ठीक है। जैसे मान लीजिए ऋषभ पंत की जो कार एक्सीडेंट हुई थी, उसमें काफ़ी दर्दनाक हादसा हुआ था, वो सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है, लेकिन उसकी गहरी छानबीन करना ये इन डेप्थ रिपोर्ट कहलाता है। ठीक है। आगे विश्लेषण परक रिपोर्ट। विश्लेषण परक रिपोर्ट कहने का तात्पर्य है इसमें किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। कोई भी घटना या समस्या के साथ जो तथ्य जुड़े होते हैं उसको पूरी तरीके से बारीकी से उसका विश्लेषण किया जाता है, उसे ही हम विश्लेषण परक रिपोर्ट कहते हैं। अब पढ़ेंगे विवरणात्मक रिपोर्ट। विवरणात्मक से ही हमें पता चलता है कि इसमें किसी घटना या विस्तृत तथा बारीकी से विवरण प्रस्तुत किया जाता है। कहने का मतलब है कि कोई भी घटना घटी उसको बहुत बड़ा तरीके से उसको बोलना, वही विवरणात्मक रिपोर्ट कहलाता है। विचारपरक लेखन। कई अखबार अपने वैचारिक रुझान पहचाने जाते हैं। अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय लेख और टिप्पणियां विचार परक लेखन की श्रेणी में आते हैं। विचार परक लेखन कहने का मतलब है जिसमें संपादक अपने विचारों को स्थान देता है। वो किसी घटना को अपने विचार से, अपने मंतव्य से उसका जिक्र करता है। इसे ही हम विचार परक लेखन कहते हैं। इसमें कोई बाहरी तत्व शामिल नहीं होता, उसके अपने विचार शामिल होते हैं। यही कारण है कि इसे विचार परक लेखन कहा जाता है। सर बच्चों के मन में एक सवाल आता है कि सर संपादकीय लेखन आखिर होता क्या। अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं जिससे बच्चे घबरा जाते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज हम इस पर भी बहुत बारीकी से चर्चा करेंगे। संपादकीय लेखन या संपादकीय, यह समाचार पत्रों या पत्रिकाओं में एक खंड है जिसमें लेखक या संपादक वर्तमान चर्चित विषयों पर अपनी राय साझा करते हैं। संपादकीय किसी भी समाचार पत्र का महत्वपूर्ण भाग होता है। ये किसी ज्वलंत मुद्दे या घटना पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। संपादकीय को समाचार पत्रों का दिल या आत्मा माना जाता है। आप देखे होंगे कई समाचार पत्रों में इस तरीके से पृष्ठ होता है। इस पृष्ठ में बहुत ही ज्वलंत मुद्दे और घटना पर जो संपादक होता है वो अपनी लेखनी चलाता है और बहुत ही बारीकी से उन घटनाओं, उन समस्याओं को विश्लेषित करता है, चर्चा करता है और पाठकों के मन में, श्रोताओं के मन में एक ज्वलंत आग जलाता है कि ये घटना कितनी ज़्यादा विश्लेषित किया गया है और वो इसका लाभ भी उठाते हैं। तो ऐसे संपादक जो अपनी रुझान, अपने विचार और अपनी लेखनी से इतने ज़्यादा लोकप्रिय है कि अखबार उन्हें नियमित रूप से लिखने की जिम्मेदारी सोचता है कि आप ही लिखिए महाराज, आप ही लिखिए, क्योंकि आपकी लेखनी में वो जादू है
जो अखबार को और भी ज़्यादा लोकप्रिय बना देगा। मतलब स्तंभ लेखन कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये लेखन विचारपरक लेखन का प्रमुख रूप है। कुछ महत्वपूर्ण संपादक अपने खास वैचारिक रुझान वाले होते हैं। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर अखबार उन्हें नियमित स्तंभ लेखन का जिम्मा देता है। कहने का मतलब है कि उस अखबार की पॉपुलैरिटी बढ़ती है अगर इस तरह के संपादक लेखनी का काम करें। यही है आपका स्तंभ लेखन। लेख लेख क्या है, थोड़ा पढ़ते हैं इसे। समाचार पत्र में अनेक पत्रकारों एवं विशेषज्ञों के लेख प्रस्तुत किए जाते हैं। लेख लिखते समय प्रस्तुत किए गए विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाती है। लेखक लेख द्वारा अपने विचार प्रस्तुत करते हुए सूचनाओं एवं तथ्यों का विश्लेषण करके तर्क के आधार पर अपनी राय देता है। बिल्कुल, लेख समाचार पत्रों में आपने देखा होगा कई सारे लेख होते हैं। इसी पर ये परिभाषा एकदम परफेक्ट फिट बैठती है। ठीक है। इंटरव्यू या साक्षात्कार, इंटरव्यू को ही हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं। आपने देखा होगा कई सारे न्यूज़ चैनलों में, जैसे कपिल देव को बुला लिए कभी, या किसी फिल्म स्टार को बुला लिए कभी, या किसी बड़े विद्वान को बुला लिए, किसी साहित्यकार को बुला लिए और बैठा के उनसे जो सवाल करते हैं वही इंटरव्यू कहते हैं, उसे उसे ही साक्षात्कार कहते हैं। ठीक है। मुझे आशा है कि आप सभी को ये टॉपिक समझ में आ गया है और इस पर कोई भी असुविधा आपको भविष्य में नहीं होगी।